हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रेडिंग की बात ग्रो के साथ पे। आशा करता हूँ आपको हमारे अभी तक के एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे आपके सभी फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करने का। तो चलिए आइए इंट्रोड्यूस करता हूँ हमारे आज के स्पीकर को। हमारे आज के गेस्ट हैं मिस्टर संकल्प चतुर्वेदी। संकल्प का एक बहुत ही रिच एक्सपीरियंस रहा है ट्रेडिंग में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्कैल्पिंग। संकल्प ने अपनी एमबीए आर्य पोदार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जयपुर से करी और उसके बाद की पढ़ाई फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ फाइनेंस और मैनेजमेंट से करी। संकल्प ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 10 साल काम किया है और वो आईडीबीआई बैंक में ब्रांच मैनेजर भी रह चुके हैं। चलिए आइए बात करते हैं और सीखते हैं ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग के बारे में मिस्टर संकल्प से। हाय संकल्प, वेलकम टू ट्रेडिंग की बात ग्रो के साथ। कैसे हैं आप? Hi Arjun, all well. Thank you for having me here. मोस्ट वेलकम। संकल्प, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है ना, दैट हैज बीन वेरी हम्म। मोटिवेटिंग एंड वेरी इंस्पायरिंग। एंड आई एम श्योर व्यूअर्स को बहुत मजा आएगा एंड बहुत मोटिवेटिंग लगेगा आपकी जर्नी के बारे में जानने में। सो प्लीज बताएं आपका अब तक का सफर कैसा रहा और यहाँ तक आप कैसे पहुंचे। Both my parents were scholars, and I was a banker for 11 years. And एक medical issue के कारण I was hospitalized and eventually had to quit my job. And post this medical thing, I was on bed rest for almost a year. तो उस वक्त ट्रेडिंग के अलावा I didn't have an option. अभी जैसे वर्क फ्रॉम होम वगैरह तो अभी पॉपुलर हुआ है, but उस टाइम पे I was forced to work from home and to support my family and maintain the lifestyle that I had to think of something, and trading was something that I was keenly interested in. And आप बैंक में काम करते हो तो you get to interact with clients who are always into stocks, of course HNI people, उनको अपना पैसा कहीं ना कहीं they keep rotating. So I thought about a lot of things, and since I'm a normal commerce graduate, तो कोई मेरे पास कोई सच कोडिंग का भी स्किल नहीं था जो मैं घर से किसी को कोई कहीं को ज्वाइन कर लूँ. So I started with trading. So great. Sankalp, you are a scalper, Yeah. and scalping is something which not many people are able to do successfully. तो आपने कैसे डिस्कवर करा कि स्कैल्पिंग इज समथिंग जो आपकी पर्सनालिटी स्टाइल को सूट करता है? कैसे Mm-hmm. आपका ट्रेडिंग स्टाइल इवॉल्व हुआ है ओवर द इयर्स Mm-hmm. एंड यू आर Mm-hmm. नाउ डेडिकेटेड टू स्कैल्पिंग? तो कैसे रहा ये? See, it has to do with my experiences. I was living a comfortable life. I was in a government job, doing well there, and I had come home, just Saturday Sunday की छुट्टियां होती हैं उसमें, and I fell ill, and within 4-5 days I was in the ICU. So आप नौकरी करते हैं या आप एक अच्छे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं तो एक सिक्योरिटी रहती है आपके आसपास, एंड बेस्ड ऑन वट एवर जॉब यू आर इन, आप लोन्स वगैरह लेते हैं, घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो वो सब चीजें थी. बट सब कुछ सही चलने के बाद में आई वॉज स्ट्रगलिंग टू बी अलाइव. आई एम वेरी फॉर्चुनेट. इट्स बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स ब्लेसिंग दैट आई एम हियर टॉकिंग टू यू, because the doctors gave my family a 5% survival chance. So, I need to be in control. It has, been hardwired in me. Like any trade that I take, it has to have a, specific stop loss and a specific exit. And when I started, I am an options buyer. Of course, I was there in the hospital for 2-3 months without pay. There were pending EMIs, and of course, you can imagine the quantum of hospital bills. The family helped, friends helped. तो उस टाइम पे ऑप्शन बाइंग के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है, क्योंकि इट रिक्वायर्स लेसर कैपिटल. आई वुड से आई वाज वेरी लकी एज वेल व्हेन आई स्टार्टेड. जो एक बिगिनर्स लक होता है ना, ट्रेडिंग में करता था बैंक के साथ भी, लेकिन नौकरी के साथ, लेकिन फुल टाइम बैठ के करना. सो आई हैड डेज वेयर I was, making double of my capital, which was very small. And I had days where I would lose the said gains just for some more gains. This continued. And there was a time when I was about to, blow away the account. I knew कि this is working for me. I need to just, put in some tweaks, जिससे कि मैं ये पैसे जो मैं बना रहा हूँ, ये घर लेकर के आऊँ, ठीक है. So पहले टारगेट वाज जितना हो जाए उतना अच्छा है, ठीक है.
एंड ऑप्शन बाइंग अगर आपने ट्रेंड पकड़ लिया एंड इफ देयर इज रेंज एक्सपेंशन 200 का ऑप्शन आप 700-800 पे भी देखोगे. आई हैव सीन दोस डेज एंड आई हैव सीन दोस डेज जब मैं 800 देख के आया हूँ और फिर 200 पे निकला. ठीक है. सो इफ आई हैव टू, द थॉट केम टू मी कि अगर मेरे को ट्रेडिंग को एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम रखना है, आई हैव टू ब्रिंग इन सम रूल्स. ऐसे नहीं चलेगा कि गए और जो मर्जी आए करे जा रहे हैं बैठे हुए. तो उस टाइम पे मेरी जो बैंक की सैलरी थी विच जो मेरे को मिलती थी, मेरा उस वक्त मेन ऑब्जेक्टिव था टू स्टैंड ऑन माई फीट अगेन. एंड दे हैड टू कट मी ओपन फ्रॉम नेवल टिल चेस्ट फॉर द सर्जरी. सो मैं उस वक्त एक्चुअल में सीधा खड़ा नहीं हो पाता था, तो अभी खड़ा होना था मेरे को बेसिकली. तो मैंने एक चीज निकाली कि मेरी जो सैलरी थी वो डेली के हिसाब से 5,000 रुपये आती थी. तो मैंने बहुत सिंपल सा किया, ये सारे स्टंट्स कर लिए और फिर मैंने किया कि मैं 5,000 रुपये करके या 5,500 करके आई जस्ट स्टे बैक. नहीं करूंगा उसके आगे, चाहे कितनी भी टेम्पटेशन हो. कई बार मैंने इस टेम्पटेशन को, अपने रूल को तोड़ा भी. वी आर ऑल ह्यूमंस, को अच्छा मूव दिखता है तो यू गेट इन, लॉस्ट, मेड एज वेल. बट नाउ इट्स गोइंग टू बी 5 years. तो अब तो मेरे आई एम लाइक अ रोबोट इन फ्रंट ऑफ द सिस्टम. मेरा जो स्पेसिफिक दिन का टारगेट है वो मुझे करना ही करना है, बिकॉज दैट इज माई सैलरी. बेस्ड ऑन दैट मेरी पूरी लाइफस्टाइल, मेरा घर, बच्चों की फीस, घर की EMI, सब चीजें उस पर जाती है. तो दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू वर्क ऑन. I'll share something. I've recently scaled up as well. वो मैंने कैसे किया और उसमें what all rules have changed. So I did this 5,000 वाला for 1 year. Learned a lot of things. Interacted with a lot of traders. I was teaching as well. So मैंने मैक्सिमम सीखा है ये अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से. ये लोगों ने जो अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करी ना, तो मेरी लर्निंग कब छोटी होगी, क्योंकि जो गलती करके आए हैं मुझे नहीं करनी है बस. It's as simple as that. So it's been a lot of things, combination of a lot of things. And फिर मैंने उसको नेक्स्ट ईयर 5,000 को 10,000, 15, 25,000 ऐसे मैं करता गया अपना डेली टारगेट. एंड सिंस देयर इज अ प्रॉफिट टारगेट, एक लॉस का भी टारगेट होता है, वंस दैट इज ब्रीच्ड आई जस्ट शट शॉप. कल देखेंगे. Sankalp, I mean, after hearing you, what I feel is that this is something which requires extreme discipline. Yeah. वो जब टारगेट आ जाए उस पे बंद कर देना अपने टर्मिनल को, और जब लॉस लिमिट एक्सीड होने लगे तो वहां पे भी बंद कर देना. जी सो जी. is this one of the major reasons why people are not able to do scalping successfully? Not just scalping. आप कुछ भी कर लो, if you are a directional trader या आप फ्यूचर्स में करते हो, कैश में करते हो, you need to have a target and a stop loss. And मैक्सिमम लोगों को ऑप्शन बाइंग बहुत अट्रैक्ट करती है शुरुआत में, क्योंकि उसमें कैपिटल कम चाहिए होती है. और गलती से अगर आप लकी हो गए, कभी ऑप्शन लिया और वो बढ़ गया, तब फिर आपको लगेगा इससे बढ़िया तो कुछ काम ही नहीं है. बट how men are separated from boys is how you manage the risk. I'll share some examples. So scalping में, yes, a person who is not disciplined, it should come as a reality check कि आप मत करो. You're going to blow up your account eventually. Right. Sankalp, like when you're doing scalping, what is your preferred instrument or your preferred script? Is it Nifty, Bank Nifty, या आपकी preference towards stocks ज़्यादा रहती है? It used to be stocks, ठीक है. But I have over the last few years, I also used to run Banknifty Nasha Mukti Kendra, क्योंकि on social media, YouTube, everywhere you see there are Banknifty strategies. 125 पे ये कर लो, ऐसे कर लो. It all revolves around Banknifty. और मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते थे वो हारे हुए आते थे कि हम बैंक, एंड वो एक ऐसा नशा होता है, उनको करना बैंक निफ्टी ही है, ठीक है. सो फॉर देम आई थिंक आई स्टार्टेड learning and digging into Bank Nifty. Now I have a working system in place which is giving good returns. But पहले मैं केवल stock options में काम करता था. Tata Steel and SBI were my favorite stocks, and उसी के around मेरा system बना है. तो पहले मेरे पास कोई स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं था, तो मैं केवल ये 2 स्टॉक देखता था, जहां मूव आता था सबसे करते रहता था दिन में. अब ऑफ कोर्स इट्स बीन 4-5 years, so प्रोसेस हैज इवॉल्व्ड. सो अब 60-70% is to Bank Nifty for the quick gains, and rest is stock options. When it comes to stocks, since there are so many stocks every day, Yes. how do you decide कि आज के दिन कौन से stocks पे आपको नजर रखनी है या Okay. watch list में ऐड करना है? What is the process you follow? See, the thing is,
180-90 आई थिंक एफएनओ सिंबल होंगे या उससे ज्यादा होंगे. दिस इज व्हाट आई लास्ट रिमेम्बर. उसमें से what I do is I cannot look at every stock. I cannot be there every time. Even if you have n number of monitors in front of you, to the max आप कितनी जगह ध्यान दे लोगे? 4, 5, 6. And with so many instruments, किसी में कहीं मूव आ रहा है, किसी में कहीं आ रहा है, तो उसका मेरा एक प्रोसेस है कि it's a very lengthy process. I spend almost 2 hours at night or early in the morning कि आज के जो वॉल्यूम गेनर्स थे उनका मैं एक लिस्ट बनाता हूँ. एंड वॉल्यूम गेनर्स के साथ देयर इज वन मोर रिक्वायरमेंट दैट देयर ऑप्शंस शुड बी लिक्विड. ऐसे कई स्टॉक्स होंगे जो एफएनओ में है लेकिन उनके ऑप्शंस लिक्विड ही नहीं होते. आप उनमें ट्रेड ले लेंगे एंड options behave very abnormally. Like yesterday, if I remember, I had a stock. It was Path Labs or something. The underlying was falling and the put was also falling. And I actually had to average to get out at cost. It was a bad. Generally, they have liquid options, but it just happened yesterday. So ऐसा करके जो वो क्राइटेरिया उसमें मेरे पास 30-40 स्टॉक्स बचते हैं. 30-40 स्टॉक्स के बाद देन आई डू मैनुअल चार्ट स्टडी ऑन मल्टी टाइम फ्रेम. मैं देखता हूँ आई यूज फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स अ लॉट. सो आई प्लॉट फिबो लेवल्स एंड सी कि कौन से स्टॉक्स में आई कैन एक्सपेक्ट अ मूव if they are around a level or they're getting rejected or getting support from a level. So based on this, ये जो 40-50 की लिस्ट होती है ये 4 पे आती है. तो I keep 4 stocks for the day और मतलब उससे काम चल जाता है. Sankalp, when you say volume gainers, जो आप volume देखते हो, is it previous day volume or is it over a longer period? नहीं, नॉट लॉन्गर पीरियड. जैसे मैं आज का जो स्टॉक सिलेक्शन करूंगा तो मैं आज के वॉल्यूम गेनर्स देखूंगा. ओके, मींस जब आप आफ्टर मार्केट आवर्स एनालिसिस कर रहे हो तो जो भी ड्यूरिंग द डे हाईएस्ट गेनर्स रहे हैं. ओके. हाँ जी. एंड संकल्प, क्या कोई इंडिकेटर्स हैं जो आप अपने डेली ट्रेडिंग में यूज करते हो या आपके सिस्टम का पार्ट फॉर्म करते हैं? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ. मेरा कोई मेंटर नहीं रहा. सो आई डोंट हैव अ फॉर्मल training when it comes to trading. I've learned everything on my own, hit and trial se. So RSI and ADX are my favorite tools. I have built my system around them. I have my own trading system. It's called an indicator only these days. So उसका जो main जो crux है ना, it's based on momentum and strength. So these are the two things I look at. RSI is very simple. Though this realization came very late. कि अगर आप एक बेसिक रूल बना लो कि आरएसआई मोमेंटम बताता है आपको, ठीक है, मोमेंटम बताता है, मेरे को डायरेक्शन भी बताता है. 55 के ऊपर आरएसआई है, आई हैव टू लुक फॉर लॉन्ग्स. 45 के नीचे है, आई हैव टू लुक फॉर शॉर्ट ट्रेड. एंड इफ इट इज बिटवीन 55 एंड 45, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड इट ऑल बिकॉज दैट्स अ नो ट्रेड जोन फॉर मी. सो मेरी बहुत सारी चीजें फिल्टर हो जाती हैं इसमें. आई एम सेव्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ ट्रैप्स. अगर 55 के ऊपर है and then again if I'm looking for short trade, then I'm just fooling myself. There is a reason why something has a RSI or a bullish RSI. ठीक है, जैसे आज if you remember our discussion, I had my reasons why I didn't want to go short. I hope we can discuss this during the interaction. So you're saved from a lot of things. And then as I told you, I'm an options buyer. I am not going to make money by just sitting in a trade. I'm only going to make money when there is a range expansion. So ADX tells me the actual strength of the trend. You have the ADX positive and negative DI. बहुत easy चीजें लोग ध्यान नहीं देते लेकिन उस पे. And I used to teach this. कभी कभी आप देखोगे कि Banknifty एक stagnation पे है. अगर आप candlestick से नहीं समझ पाते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मूव हो रहा है, but if you see it is in a range. At that time, positive and negative DI will always be very close by. So वो बहुत contraction में है. So contraction में I will never buy. And if I'm already in a position, I will look for ways to exit or start trailing my SL aggressively. And the next thing that I'll look for, contraction के बाद expansion आएगा ही आएगा. आज नहीं आएगा कोई बात नहीं, कल आएगा. जब वो expansion आएगा, जिस तरफ आएगा, both positive और negative DI and RSI will tell me which direction to bet on. And my trading is very simple. ऊपर जा रहा था buy a call, नीचे जा रहा था buy a put. Purely directional. Purely directional. So the way I see it, आप different indicators को use करते हो and you get different kinds of confirmations for different things
जी फ्रॉम दीज इंडिकेटर्स एंड उसको आपने एक तरीके से एक सिस्टम में बिल्ड किया हुआ है। जी संकल्प, मैंने ये भी देखा है कि आप फिबोनाची लेवल्स काफी यूज करते हो, यू यूज हम्म फिबोनाची इन हम्म योर ट्रेडिंग। हाउ हम्म। डू यू इंटरप्रेट फिबो, या इसकी क्या रिलेवेंस रहती है ट्रेडिंग में? देखो फीबो की जो रेलेवेंस है ना, ये इतनी यूनिवर्सल है इवन इन आवर डेली लाइफ। यू यू हैव अ ग्रेट बॉडी, यू गो टू द जिम, you would know it better when you are either gaining weight or losing weight. When you, let's say you start at 95 and your target is 75, ठीक है, आप 80 पे आओगे, 88 पे आओगे, 86 पे आओगे, you'll stay there for some time, then you'll go to 80, then एक plateau आ जाएगा. When it comes to gaining muscle as well, there comes a plateau. फिर उसको आप ब्रीच करके यू गो टू द नेक्स्ट लेवल. अगर आप एक नॉर्मल फिबो रिट्रेसमेंट जो कैलकुलेटर्स गूगल पे अवेलेबल होते हैं ना, उस पे आप केवल हाई लो में अपना स्टार्टिंग और एंडिंग वेट डाल दीजिए. यू विल बी सरप्राइज, हमारी खुद की बॉडी भी वो फिबो रेशियोज पे ही वेट लूज करती हुई आएगी. फिर फॉलोइंग कोई एक सेट, अपन एक मेथड पे चल रहे हैं वेट लूज करने के लिए. सो इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत ज्यादा है. आई कैन गिव यू एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स, माय फेवरेट टॉपिक. बट व्हेन इट कम्स टू कंबाइनिंग फिबो विद ट्रेडिंग, सी 55 के ऊपर आरएसआई है बुलिश, ठीक है, बुलिश. But there is also one thing, that no trend or no pattern is going to be permanent. There will always be a reversal. Whenever you are in a trade, you are always a one reversal away. So Fibo जब मैं plot करता हूँ, I'll explain you the way I plot Fibo levels and I get these tradable boundaries. So let's say 55 के ऊपर RSI ने मेरे को बोला कि you are bullish, ठीक है. But am I bullish till eternity? No, I'm not. Price will find resistance at all these levels. जो भी Fibo मेरे को दे रहा है. So what I'll do is, if I've bought 100 quantity, मैं उनको एक सीक्वेंस में बेचता चलूंगा इनके ऊपर. And as and when I'm climbing this ladder of Fibo levels, I'll keep bringing my stop loss up. So in a way, I'm booking profit. I'm ensuring that I bring home some money, and while doing so, I'm reducing my risk as well. And as an option buyer, if you have to survive in the market, you have to manage your risk. ऑप्शन बाइंग बाहर से इतनी अच्छी दिखती है कि 100 का 500 होता है सीधा. डजंट वर्क लाइक दैट. सेकेंडली, इनडिसिप्लिन होके लोग पूरी कैपिटल डाल देते हैं. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क पर ट्रेड, कुछ फॉलो नहीं करते, अनाप शनाप कुछ भी लेते हैं, देन दे लूज मनी एंड देन दे विल कम टू सोशल मीडिया के ऑप्शन बाइंग में कोई पैसा नहीं बना सकता. यस, आई एग्री, ऑप्शंस आर वेस्टिंग एसेट्स. दे आर बाउंड टू बिकम जीरो, दैट्स देयर नेचर. बट व्हेन अ न्यू सेशन स्टार्ट्स, दे हैव सम वैल्यू, कुछ उनकी वैल्यू होती है. यस, देयर एंड डे एंड पे उनको जब भी उनकी एक्सपायरी होनी है जीरो होना है. बट इस जर्नी में वो खूब ऊपर नीचे जाते हैं. तो मैं क्या करता हूँ कि उस जर्नी के दौरान अपनी एग्जिट्स प्लान करके, एंट्री प्लान करके छोटी मोटी ट्रेड लेता हूँ. सिंस यू मेंशन टारगेट्स, तो क्या आपके सारे ट्रेड्स जो हैं दे ऑल कम विद टारगेट्स, या ऑल कम विद ऑल टारगेट्स. कम विद टारगेट्स, एंड यस दीज आर लाइक डिटरमाइंड थ्रू फिबोनाची लेवल्स? यस. सो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कुछ क्वांटिटीज को टारगेट्स पे निकाल देना चाहिए एंड कुछ को डे एंड तक, या फिर आप कहते हो कि यार यू हैव डिफरेंट लेवल्स एंड यू एग्जिट देम ऑल? आई हैव लर्नड दिस द हार्ड वे, अर्जुन. इफ यू आर एन ऑप्शंस बायर, अगर आप आधे घंटे या एक घंटे से ज्यादा एक ट्रेड में हो ना, यू आर इन द रॉन्ग ट्रेड. क्योंकि जो जूस मिलना होता है ना एक ट्रेंड एक्सपेंशन का, अगर आपको घंटे भर में नहीं मिला है, यू आर इन द रॉन्ग ट्रेड. तो दिस, यस, जैसा आपने बोला, शुरू में मैंने एक गलती करी है कि मैंने रेंज एक्सपेंशन देखा, वहां बुक नहीं किया, फिर सोचा कि आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, अभी रिवर्सल होगा ना, फिर आप एक बायस सेट इन होने लग जाता है आपके अंदर. वो आता नहीं कभी भी. एंड जो अपॉर्चुनिटी लूज हो गई. सो आई लर्न इट द हार्ड वे कि भाई, लेट्स नॉट बी ग्रीडी, लेट्स बी सिस्टमैटिक. जितना मिल रहा है उतने से खुश रहो, एंड आई फाइंड सम अदर ट्रेड. शाम को अगर दिन में कई बार इक्विटीज में नहीं मिलता या बैंक निफ्टी में, तो रात को क्रूड नेचुरल गैस में कुछ मिल जाता है, तो जो दिन की दिहाड़ी है वो हो जाती है. इंटरेस्टिंग. दैट आल्सो थ्रू ऑप्शंस बाइंग. सो संकल्प, लाइक टारगेट्स के साथ साथ व्हाट अबाउट स्टॉप लॉसेस? आपका यूजुअल स्टॉप लॉसेस से इन बैंक निफ्टी क्या रहते हैं? एंड 30 एंड पॉइंट्स. 30 पॉइंट्स, दैट इज द मैक्सिमम स्टॉप लॉस यू हैव. दैट इज, यू हैव एन एक्सीलेंट एक्यूरेसी. दैट मीन्स कि अगर आप 30 पॉइंट से काम कर रहे हो. See, when I'm, of course, I'm wrong most of the times as well. As soon as I come close to my T1, T2, I'll share an example with you, a trade that I took today. As soon as I come towards T2,
ये जो 30 पॉइंट है ना, इसको भी मैं कॉस्ट पे ले आता हूँ. Then I can, very well sit back and relax कि अब at least I have nothing to lose. And I've seen लोगों को बहुत मुश्किल होती है कॉस्ट एसल करने में. उनको लगता है उनकी जायदाद से कुछ जा रहा है. They don't understand कि अगर ट्रेंड रिवर्सल हुआ या for any case in any case अगर stagnate हो गए प्राइस एक्शन, your option will start losing value. And if it is an expiry day पे लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीक की जगह आज में करते हैं, क्योंकि आज जो 300 की चीज 60-70-100 रुपए में मिल जाती है. और अगर वो कॉन्ट्रैक्शन दिन में मिल गया आपको ट्रेड के बाद, यू आर लॉस्ट. राइट. तो मेंटली वो लॉटरी भी तो लगती है ना, 50 की चीज 500 हो सकती है. व्हेन आई यूज्ड टू टीच, देयर वाज अ स्टूडेंट, 2-3 लोग थे कि सर आज कुछ बता दो जीरो टू हीरो. रिफंडेड देम देयर एंड देन. एक गंदी मछली पूरा तालाब खड़ा करेगी, आप जाओ यहाँ से, आपकी जगह नहीं है. संकल्प, when you bring your stop losses to cost, बहुत बारी ऐसा भी होता होगा कि price retraces comes to your stop. Yes. And you are out of the trade. So do you take re-entries also? Yes, maximum 2 re-entries in a set. Multiple re-entries आप लेते हो? Maximum 2 re-entries. कई बार होता है कि एक छोटा सा स्पाइक आया या बड़ा, मतलब आप बस आपका एसएल लेके फिर रिट्रेस हो गई प्राइस. लाइक इन इंडसइंड टुडे आई हैड अ पुट, और मेरे को उस टाइम पे बैंक निफ्टी एक डिमांड जोन पे दिख रही थी, तो मैंने उसका एसएल कॉस्ट पे कर दिया था. 3-4 रुपए मिल रहे थे. एक T1 मेरा बुक हुआ था, थोड़े पैसे बुक थे, और वो उसका कॉस्ट एसएल लगा 33 पे. आई थिंक आई बॉट इट. कॉस्ट एसएल वाज एट 3150. इट एंडेड अप गोइंग टू 45. सो ऑफ कोर्स आई टुक अ री एंट्री. कॉस्ट एसएल गया एक बार, कोई बात नहीं, बट द ट्रेंड एनालिसिस वाज राइट एंड इट रिवॉर्डेड इवेंचुअली. अगर ये 2 से ज्यादा बार होता है, अगर मेरे पास बफर नहीं होता, मेरे पास बफर था थोड़ा सा, क्योंकि जो मैंने शुरू में क्वांटिटी ऑफलोड करी थी ना T1 पे, तो वो तो वाज ऑलरेडी बुक्ड, एंड द रेस्ट जो भी क्वांटिटी एक्सपोज थी, इट हैड अ कॉस्ट एसएल. वो मेरा कोरिलेशन था बैंक निफ्टी से. इंडसइंड वाज बेयरिश ओनली, बट अगर बैंक निफ्टी बुलिश फॉर एनी रीजन हुई तो सारे बैंक्स पे उसका असर आएगा. बेसिकली आप ट्रेंड कैच करने की कोशिश कर रहे हो, बट विद अ वेरी मिनिमल स्टॉप लॉस या मिनिमल रिस्क. हाँ जी. तो चल जाए तो अच्छा है, नहीं तो छोटी सी कॉस्ट देके बाहर हो जाओ. Yeah. See, stop losses, I always say this, are those toxic relationships which need to be ended as soon as possible before the miseries begin. एंड संकल्प, आपका टाइम फ्रेम क्या रहता है व्हेन यू डूइंग स्कैल्पिंग? Huh. So I have a multi-time frame setup. I'll share my dashboard with you. If either I'm trading Bank Nifty, crude or any stock, I just उस स्टॉक का नाम डाल देता हूँ, and 15 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute. ग्रेट. तो आई थिंक आपका पहले सेटअप ही देखते हैं, एंड सम एग्जांपल्स यू कैन शो कि आप जब करते हो बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग, व्हाट डू यू सी एंड हाउ डू यू कैच अ ट्रेंड? So these are the 4 stocks that I had for today. I had them ready before market opening. IndusInd, जैसे मैं आपको बता रहा था. So my system, plots a lot of things. So this is IndusInd. The trend was bearish. अपन खुले ही गैप डाउन थे, and this is that BPOC that I keep telling you about. So the idea is, this is the point of control. If for any reason prices are below this, I'll have a bearish outlook. Okay? I have some rules if I have to take a long as well below BPOC, but the general idea is to have a bearish approach. So this POC concept comes from the same market profile concept? Yes. Okay. But it has some internal calculations. So I get this at market opening. I have a fresh BPOC for any instrument that I'm looking at the open. So it was below BPOC, and you can see this. ये जो spike आया था, या ये वाला जो spike है, इसमें या कहीं पे मेरा वो cost SL निकला था, because बैंक निफ्टी वो एक डिमांड जोन में थी. I didn't want to take a risk. ऑलरेडी मैं एक बैंक निफ्टी की शॉर्ट में था, विच आई वॉज अबाउट टू बुक. तो ज्यादा अंडी मुझे रिस्क नहीं लेनी थी एक ही सेक्टर में, ज्यादा एक्सपोजर लेके. सो दिस वाज वन ऑफ द स्टॉक्स, एंड ACC वाज आल्सो देयर. ACC गेव अ ब्रिलियंट शॉर्ट ट्रेड. मैंने ली नहीं थी. इट गेव अ गुड false breakout sort of a thing, and it just fell down. For instance, ये जो आपका ACC में ट्रेड है, ये आई बिलीव सुबह से बढ़ा है, एंड ऊपर जाने पे आपने इसमें शॉर्ट लिया है. I did not take a trade in it, but during the day, yes, morning पे
this is the execution line that I have for my system. ये जो green वाली आपको दिख रही है, इसके ऊपर if I have a close, Okay. I can take a long. Okay. And ये जो ऊपर की इसके lines आ रही हैं, these are my targets. These are also Fibo based. So these are FIBO levels की जो आपके ऊपर आ रहे हैं. Okay. हाँ जी, हाँ जी. So you know, इसने जो भी ये up move किया है 2447 से 2464, इतना move तो आया है, but you know, as I said, every trend, no trend is permanent. There is a reversal. And ये जो आपको red dots दिख रहे हैं ना, red and green dots, these are warning signals from my system कि एक reversal हो रहा है. And most of the times they're very accurate. अगर कोई चीज ऊपर गई है तो ये भी होगा कि वो नीचे आएगी, ठीक है? There is a bearish reversal warning and there is a sell signal. Some basic idea कि आप reversals को कैसे factor in करते हो? So the system actually keeps comparing. जब buy signal बना था, when the system decided to give a long, उससे अब की candle में क्या फर्क पड़ा है? The very basic thing that you can see is यहाँ पे RSI was not bearish and यहाँ पे RSI is turning bearish. Okay. I'm just giving you a hint. And there are a lot of factors. Volume में कोई change होता है, ADX में crossovers होते हैं. Then based on that study, okay. So the system keeps checking each candle at close. अगर उसको लगता है कि parameters are changing, so it's going to give a warning. Okay. And I'll tell you, I'm not from a coding background. I had a very hard time coding all these things. But the thing is, when you are into trading and you're engrossed with price action, कोई call खरीद रखी है, कोई put खरीद रखी है, you kind of lose track of the actual trend. एक cognitive bias आपके अंदर आ जाता है ना? This is my impartial friend which will always keep me in check. Like this RSI, colors that I told you. If it is blue, I'll have a bullish outlook. If it is red, I shouldn't be in a long at least. If I'm short or not, that's a different thing. Mm-hmm. So it is my impartial friend which will always show me, the real picture. Right. I think that is the beauty कि अगर जो आप system follow कर रहे हो, that kind of removes that bias जो कभी-कभी हमारी develop हो जाती है towards a particular stock या market condition. So वो definitely एक system या एक framework help करता है उसको neutralize करने में. Yeah. कई बार मैं देखता हूँ कि आप एक trade में हो, आप ज़्यादा expectations है, you get some confidence in any idea. Then you see all these reversals या ऐसे कोई warning आती है. Right. तो कहीं ना कहीं जो cognitive bias है ना, उस पर knock होती है कि boss आ जाओ, जमीन पे आ जाओ, मतलब no trend is permanent and you are always one reversal away from your any trade that you take. That is a given. उसकी probability होने की ज़्यादा है आपके target से. Right. So Sankalp, like what about Banknifty? आपकी scalping frequency क्या रहती है उसमें? And some examples like say today, what kind of trades did you take? कैसा रहा आपका? बिल्कुल, I'll share it. So before we get to kind of a mock trade, I'll run a bar replay and just share everything that was there in my mind. So this is my dashboard, so to say. Okay. Before we discuss this, I would like to share something. See, Banknifty is like this rocket. It doesn't have an engine. It just gets pulled or pushed by the bullish or bearish forces. कई लोगों को लगता है कि बैंक निफ्टी बुलिश है. बैंक निफ्टी बुलिश नहीं होती, उसके कंपोनेंट्स बुलिश होते हैं. जो उसके 12 कंपोनेंट्स हैं बेस्ड ऑन देयर वेटेज. सो आई पे एक्स्ट्रा अटेंशन ऑन द वे दीज कंपोनेंट्स आर बिहेविंग एंड 12 कंपोनेंट्स में से अगर अच्छी वेटेज वाले 1 2 3 4 5 बंदे यहाँ पे हैं और बचे हुए इधर हैं, तो बट नेचुरली इट इज गोइंग टू फ्लाई इन दिस डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा अगर बेरिश ज्यादा है. So it is always a component-based analysis when it comes to the index. The index doesn't have a mind of its own. It's just driven by its components, right? कई लोग ये गलती करते हैं कि बैंक निफ्टी बुलिश है, लेकिन उनको दिख रहा है HDFC बैंक या ICICI या एक्सेस में कुछ गड़बड़ है. आज एक्सेस सुबह से वीक था, राइट? तो अगर बैंक निफ्टी में हमको बुलिश जाना, तो we have to make sure that those components also align with the move that you're expecting. Otherwise, it's a failed battle. Right. So I pay a lot of attention to
the components. I hope some people can relate to this kind of kiddish example, but this is how the index moves. Nifty moves as per the 50 components and Bank Nifty as per its 12 components. Right. So on the right hand side, there's a screener that I use. It has, the name of the scrape, LTP, trend score, RSI and ADX. So अभी ये क्लोजिंग के टाइम का दिखा रहा है आपको. व्हेन आई रन अ बार रिप्ले, आपको सुबह के टाइम का भी मैं बताऊंगा. ठीक है. सो अगर अपन यहाँ पे ध्यान दें, फॉर माय सिस्टम टू गो, फॉर मी टू गो लॉन्ग, आई नीड अ ट्रेंड स्कोर ऑफ एटलीस्ट 2.2. ठीक है. एंड संकल्प, ये जो 2.2 है, जस्ट गेटिंग अ बेसिक सेंस, ये जो ट्रेंड है, हाउ यू डिराइविंग इट? नॉट आस्किंग समथिंग प्रोप्राइटरी, just to get a basic idea. See, there are 7-8 calculations that are running at tandem, Okay. which have a weightage attached to them. ठीक है. Let's say RSI 55 के ऊपर है कि नहीं, ठीक है. या ADX इतना है कि नहीं है, या वॉल्यूम इतना है कि नहीं है, वॉल्यूम ब्रेकआउट है कि नहीं है, उन सबके समेशन से ये ट्रेंड स्कोर बनता है. Okay. So I just have two trend scores to follow. 2.2 and above is bullish for me, and 1.8 and below are bearish for me. तो मैं कभी कोई ट्रेड ले रहा होता हूँ ना, तो मेरी नजर जरूर जाएगी ट्रेंड स्कोर पे कि ठीक है, चार्ट पे सब कुछ सही दिख रहा है, लेकिन ट्रेंड स्कोर में सिंस 7-8 प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो ट्रेंड स्कोर सही है कि नहीं है. अगर नहीं है तो आई जस्ट स्टे बैक. आई विल नॉट टेक अ ट्रेड, एंड मोस्ट ऑफ देम आर ट्रैप्स वेयर ट्रेंड स्कोर इज नॉट इन लाइन विद द मूव. वो ट्रैप निकलते हैं कई बार डिलेड एक्शन भी आता है सिंस ऑल इंडिकेटर्स आर लैगिंग. तो आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग कि मैं बेसिक चीजें क्या देखता हूँ. 2.2 एंड अबव, as I said in the beginning, 55 के ऊपर अगर RSI है तो yeah. So 55 RSI is a must for any long trade. Yeah. And ADX, now ADX आज के जैसे गैप डाउन डेज पे ना कई बार पूरा दिन लग जाता है. स्पेसिफिक ADX जो एवरेज होता है पॉजिटिव नेगेटिव DI का, उसको स्टेबलाइज होने में. बट इफ ADX और एनी DI, एनी इंडिविजुअल DI is about 25, I'm good to go. I can, मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपेंशन चाहिए. आई एम लुकिंग फॉर एक्सपेंशन व्हेन आई एम टेकिंग अ ट्रेड. सो इफ द ADX इज वीक, आई विल स्टे बैक, और आई विल टेक अ रिड्यूस्ड एक्सपोजर. आई क्वांटिटी कम कर लूंगा मैं. ओके. सो दिस इज अ डैशबोर्ड. वन मोर थिंग, व्हाट अबाउट शॉर्टिंग? उसमें आप क्या लेवल्स देखते हो? से फॉर RSI, ट्रेंड स्कोर 1.8 एंड बिलो, एंड RSI हैज टू बी बिलो 45. ओके. ठीक है. So this is something that I'm borrowing from a dear friend of mine, Asit. वो क्या बोलता है कि मल्टी टाइम फ्रेम मैं भी बहुत सिखाता था, लेकिन मेरे को उसका कुछ वर्ड या उसको लोगों को रिलेट करने की चीज समझ में नहीं आती थी. ये ऑलवेज सेज कि एक हाउस होल्ड में ना अलग अलग जनरेशन के लोग रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. ठीक है. जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या न्यूज है, वो बच्चों को पहले पता चलेगी और बूढ़ों तक थोड़ा लेट चलती है. एंड वो अग्री भी बहुत धीरे धीरे करते हैं. और छोटे एज के जो लोग होते हैं, दे आर वेरी इजी टू चेंज एंड अडेप्ट. उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता. सो ये जो 1 मिनट है, ये वो मेरे घर का छोटा बच्चा है, विच इज गोइंग टू टेल मी इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन. See, every big reversal starts from that 1 minute candle. You will see it earliest on the 1 minute candle. Then वो जितनी स्ट्रेंथ आती जाती है तो 5 मिनट 15 मिनट सब पे वो रिफ्लेक्ट होती जाती है कैंडल. बट इट ऑल स्टार्ट्स विद दैट 1 minute candle. I have specifically kept this 1 minute chart on Heikkanashi because I need completely noiseless things. I've already made up my mind कि मुझे करना क्या है. So मुझे यहाँ पे confusion नहीं चाहिए ऊपर नीचे वाला. I need बिल्कुल noiseless charts. या तो मैं इसको लाइन चार्ट पे रखता हूँ या फिर Heikkanashi पे रखता हूँ. आपको एक चीज दिख रही होगी इसमें, some candles are blue and some are green. These blue candles are color coded by my system कि इनमें वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है. It compares the last 4-5 candles, and अगर इसको लगता है कि ये पुराने 5 कैंडल के एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम आया है, so if I'm thinking to go long, beyond the point, and I see a volume candle as well, as an option buyer, मेरी आंखें खुल जाएंगी ज्यादा. I'll be more focused because this is a setup that might reward better. Right. So what I'll do is मैं 15 मिनट के चार्ट पे आपको बैंक निफ्टी दिखाता हूँ. तो संकल्प, जो आप Heikkanashi प्रेफर करते हो, what kind of an advantage Heikkanashi has over normal candlestick charts या line charts?
See, I wouldn't suggest sticking just to Haikanashi, but as I said, this is this ये वाला जो एरिया है ना, this is my scalping center, you can say. ये जो मैं एक्चुअल ट्रेड में रहता हूँ ना, मेरा सबसे ज्यादा ध्यान इधर रहता है ट्रेड लेने के बाद. ओके. तो ऑलरेडी आई हैव एग्जॉस्टेड माय मेंटल कैपिटल इन अंडरस्टैंडिंग कि भाई प्राइस किधर जा रही है, क्या मेरे टारगेट है. तो यहाँ पे आई नीड इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन, बट काइंड ऑफ इन अ काइंड ऑफ नॉइजलेस एनवायरनमेंट. सो थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस तो हमने 80-90% काम कर लिया है. हाइकिनाशी में ये रहता है कि छोटे मोटे जो स्पाइक्स आते हैं उसमें आपको डर नहीं लगेगा, और ये एक थोड़ा एक कंफर्ट जोन में रखती है बेसिकली. So I'll share what I do in the morning before market starts. So my system kind of plots swing high and lows. ठीक है. इसके लिए आपको मेरे कोई सिस्टम की या उस चीज की जरूरत नहीं है. यू कैन डू इट ऑन योर ओन एज वेल. ठीक है. ये मैंने इसलिए किया है बिकॉज आई हैव सम स्टूडेंट्स हु यूज दिस सिस्टम. तो हमको एक यूनिफॉर्म लेवल चाहिए होता है. अदरवाइज किसी के लिए कुछ स्विंग हाई होता है, किसी के लिए कुछ स्विंग लो होता है. ठीक है. सो जस्ट सो दैट वी आर ऑन द सेम पेज. तो आपने लेवल्स ये निकाल लिए, स्विंग हाई और स्विंग लो के इन द मॉर्निंग. हाँ, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम निकाल के देगा आपको. दीज सर्कल्स दैट यू सी, दिस इज अ स्विंग लो एज पर द सिस्टम. ये 2-3 कैंडल के बाद फॉर्म करेगा, लाइव नहीं करेगा. तो व्हेन आई स्टार्ट द डे, सो दिस इज 9th 2 बजे का ये स्विंग हाई था एक. ठीक है, which the system might have plotted at this candle. Nevertheless, when I'm starting my day, I'll just do one thing. मैं इसमें से एक्स्ट्रा चीजें सब हटा देता हूँ. Just bring in the. I'm sorry. Let's keep it this way. So I hope Fibo retracement plot करना आता होगा सबको ही, viewers जो भी देख रहे हैं. So what I'll do is एक बारी शो भी कर दो तो I think that will be great. I'll show. See, the idea is I'm going to connect the body of this candle's high with the low of the body of this candle. That's it. Okay. Why body? Because body means confirmation. A wick only means confusion. I don't want to plot my levels around confusion zones. Okay. Okay. So this is a clearly well-defined zone where the buyers and sellers were in agreement कि ठीक है, यहाँ पे we can open and we can close. Wick को while drawing these boundaries, I don't pay attention to wicks. So Mac के ऊपर it is alt option F, and if someone is using a Windows system it is alt F. आपने 2 दिनों का स्विंग हाई और स्विंग लो लिए? See, मेरे पास अब लो तो केवल एक यही है जो 4 तारीख का बना हुआ है. ठीक है. हाई में ये भी ले सकता था, but I have a recent high as well, so it is going to give me more relevant values. ठीक है. ये मार्केट खुलने से पहले I'll have them on my system. Okay. So the shortcut to plot Fibo retracements is on a Mac it is option F. So मैं यहाँ से start करूँगा और ये जो body है ना यहाँ पे मैंने close कर दिया. ठीक है. If you see इंडिकेटर का भी जो सेल का टारगेट आ रहा था वो एग्जैक्टली इसी लेवल पे आ रहा है. ठीक है. सो उसमें भी फिबोनाची बहुत ज्यादा हार्ड वाइड है. ठीक है. तो दीज आर माय बाउंड्रीज. अब दिन में RSI 55 के ऊपर जाता है, 45 के नीचे जाता है, जहां पे भी जाए दीज आर द बाउंड्रीज अराउंड विच आई प्लान माय एग्जिट्स. या प्राइस इनके अराउंड कैसा बिहेव कर रही है उस हिसाब से आई टेक माय ट्रेडिंग डिसीजंस. ठीक है. सो अब मैं जा रहा हूँ 5 मिनट पे. 15 minutes is for plotting. ठीक है. And you don't need my system for this. आपको जो भी swing high लग रहा है, well defined swing high 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, you can join that along with the low. ठीक है. एक अच्छी रेंज होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आप बहुत छोटी सी नैरो रेंज में आप swing high low कर दो तो अजीब सा प्लॉट हो जाएगा. अच्छी रेंज मिलनी चाहिए आपको. ठीक है. I'm switching to a 5-minute chart. What I'll do is I'll do a bar replay, and जो मैंने actual में आज trade ली थी वो I'll share with you. ठीक है. So this is how the day is starting. यहाँ से start करता हूँ. ठीक है. So even before the day starts, I have my levels plotted. ठीक है. It's at 0.5x. एंड 9:30 से पहले कोई ट्रेड नहीं लेता. ठीक है. ये मैं शायद बताना भूल गया.
9:30 से पहले आई गिव मार्केट इट्स 15 मिनट स्वीट आप टाइम सेटल किया। होने के लिए देते हो, उसके बाद ट्रेड हाँ लेते जी, हाँ जी, हाँ जी। दिस वाज द ओपनिंग कैंडल। अब देयर इज समथिंग दैट आई फॉलो। सी, एज आई टोल्ड यू, मेरे लिए बॉडी होल्ड्स अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, नॉट द विक। सो मेरे लिए ये वाला जो लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रीच होएगा ना, that's when I actually initiated my short trades. RSI is already below हो। 45 ठीक है। and it is red, so you know bearish तो था ही outlook. And see the components: 1.2, 1.2, 1.6. Kotak was bullish. 0.8, 1, 1.2, 2. बंधन बैंक और इन लोगों की इतनी वो वेटेज है नहीं, तो इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ओके। सो द हेवी वेट्स, ये वाला जो मैंने बोला था वो बेरिश साइड पे थे, तो मैग्नेट जो बेरिश वाली थी दैट वाज मोर एक्टिव, ठीक है। इट वाज मोर पावरफुल। और मैंने सिंपल से कर रखा था, अगर 5 मिनट की कैंडल ये वाली बॉडी के नीचे क्लोज हो गई, आई विल गो शॉर्ट। नहीं हुई तो आई विल वेट फॉर आरएसआई टू कम अबव 55, तब तक मैं ट्रेड नहीं लेता। ठीक है। ठीक है, आई विल जस्ट रिज्यूम द बार। जस्ट शेयरिंग माय थॉट्स, आई होप इट्स नॉट टू मच इन्फॉर्मेशन। नो नो, आई एम एंजॉइंग इट, गेटिंग अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स। सो 9:30 पे इफ यू सी, दिस बॉडी हैज ब्रीच्ड। ये वाली जो मैं बॉडी पे मैं आपको बताया था ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यस फॉर मी। यस यस। ये जो भी बायर यहाँ तक इसको लेके आया था ना, इट इज लूजिंग कंट्रोल। ठीक है, आप कितने भी बड़े एचएनआई हो मार्केट में, आपसे बड़ा कोई ना कोई होगा। मार्केट फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन एन इंडिविजुअल और अ कॉर्पोरेशन। फॉर वट एवर रीजन, जो भी कारण से, either it was RSI adjustment or people who went short on the previous day, they were booking out. बैंक निफ्टी ने कोशिश करी गैप डाउन को एब्जॉर्ब करके ऊपर जाने की, बट इट इज गेटिंग नेगेटेड. My components are telling me 80% of the things are already bearish. So, but naturally, I have to look for a short trade. So around 9:35, I went in with an option. तो व्हेन यू से कि वो जो Hmm. लेवल है फर्स्ट Hmm. 5 मिनट कैंडल का जो क्लोज है, Hmm. उसका ब्रीच आप कैंडल क्लोज से देखते हो या लो से? Candle close. कैंडल क्लोज मतलब उसके नीचे एक Candle कैंडल की क्लोज बॉडी, होना चाहिए, हाँ। बॉडी हाँ जी, क्लोज होनी चाहिए उसके नीचे। बॉडी हाँ। ठीक है। एक सेकंड ना, इसको मैं कलर कोड कर देता हूँ जिससे ठीक है। बेटर आपको समझ में आए। इसका एक तरीका और है जो मैं कर सकता था। सी, आई हैव दीज फीबो लेवल्स, है ना, प्लॉट किए हुए 0.5। तो एक सेफर ट्रेड हो सकती है कि मैं इस वाले लेवल का भी ब्रीच का वेट करूं, ठीक है। बट दिस थिंग maybe comes with experience. There's a certain intuition जो build हो जाता है. I don't know what it is. I don't know how to define it. There were two options for me. मेरे लिए ये वाला breach भी is sufficient. Otherwise, ये वाला जो level है ना 41,660, इसके यस। breach पे भी I could have taken a trade. ठीक है। But this is sufficient for me. ठीक है। And I have a rule. ये जो होते हैं ना 150-200 रुपए वाले option, I don't buy. They don't have the required juice inside them to give me the targets that I'm looking for. So generally मैं 10 बजे तक, जैसे आज एक्सपायरी के दिन था, तो मैं कर लेता हूँ ट्रेड 10-11 बजे तक आज ही के ऑप्शंस, लेकिन उनमें मुझे कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा था, तो स्ट्रेट अवे शिफ्टेड टू द नेक्स्ट वीकली नेक्स्ट वीक एक्सपायरी. यूजुअली एंड आप प्रेफर करते हो गोइंग फॉर नेक्स्ट वीक ऑप्शंस इंस्टेड ऑफ एक्सपायरी डे? हाँ जी, ठीक है। तो इट इज when it comes to strike price selection, it is mostly ATM or ITM. It is never OTM. Now OTM also, see, I'm going to speak a lot about option buying and the taboos attached to it. It's my duty as an option buyer to educate people. OTM option में आप मत जाइए. उनको क्या लगता है कि लेट्स से मेरी कैपिटल ₹1,00,000 है, तो मैं एक ATM ऑप्शन, ऑफ कोर्स पूरी कैपिटल तो डिप्लॉय नहीं करनी चाहिए आपको, लेकिन कई लोग करते हैं. अगर आप एटीएम ऑप्शन के 5 लॉट ले पा रहे हैं और आप ओटीएम ऑप्शन के 10-15 लॉट ले पा रहे हैं, वो सोचते हैं कि मूव तो आना ही है, तो ओटीएम ले लेते हैं, ज्यादा आएगा पैसा. डजंट वर्क लाइक दैट. अगर मूव आया ना तो भी आपको उसी प्रोपोर्शन में मिलेगा, बिकॉज द डेल्टा इज डिजाइंड एज सच कि आपको उतना ही मूव मिलेगा इक्विवेलेंट. एंड अगर मूव आपके अगेंस्ट गया, स्पेशली ऑन एक्सपायरी डे, say goodbye to your account if you are an OTM options buyer. Yes, they are lottery sometimes, बहुत अच्छे भी चलते हैं, but that is kind of the worst sort of hope trading one can do if you राइट। are a buyer.
Right. Don't get into OTM buying. You are just going away from the movement, you know, क्योंकि आपको आपकी टारगेट कैलकुलेशन बहुत गड़बड़ हो जाएगी. एटीएम में the very basic reason why I choose ATM और ITM options is कि मुझे पता है कि मुझे 0.5 का डेल्टा मिलेगा. So if I'm expecting a 100 point move in the underlying, I know मेरे ऑप्शन मुझे 50 रुपए देगा लगभग. करेक्ट. वो भी you know कभी आईवी बढ़ जाती तो मेरा टारगेट जल्दी आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा. The idea remains same कि मुझे 50 रुपए ही चाहिए. कई बार 5 मिनट में आ जाएंगे, आधे घंटे में आएंगे. Now before we discuss the trade, I have some other rules when it comes to actually executing the trade. जो भी मैं ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, whether it is a call or a put, it has to be above VWAP. ठीक है? And it has to give me a 3-minute close above VWAP. ओके. ऐसा नहीं कि इंस्टेड ऑफ 5 मिनट ये 3 मिनट क्लोज है. ये 3 मिनट है. ठीक है. इसमें जो सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करती हैं वो होती है विक्स. ठीक है? While the candle is forming, लोगों को लगता है ओहो 400 का ऑप्शन 430 जाकर के आ गया, लेट्स गेट इन, लेट्स जंप इन. Those are traps. कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मुझे 417 की जगह कोई चीज 430 पे भी मिलेगी. आगे का मूव तो मेरे को मिलेगा ना, क्योंकि मेरा ट्रेंड एनालिसिस अगर सही है तो आई नीड नॉट वरी अबाउट यू नो बाइंग एन एक्सपेंसिव ऑप्शन. वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. सो आई नीड अ डेफिनेट 3 मिनट की क्लोज अबव VWAP. दैट इज अ मस्ट. If you are buying an option, never buy it below VWAP. Okay. Then again, if you are buying it below VWAP, that is a different form of trading. Okay. When I'm taking a trade, now there are two styles with which I trade. Like I was sharing those demand zones with you. उस पर मैं छोटी क्वांटिटी में 200, 300, 325 क्वांटिटी में 15-15 पॉइंट की स्कैल्प्स करता रहूंगा. When I'm in a demand zone, when I'm not in a trading zone, but when I'm actually taking a trade, जिसमें मैं I can bifurcate quantities from T1 to T4, I'll go in with 900 quantity. That is my standard, trade. Okay. As an option buyer, मेरे को उससे ज़्यादा जरूरत भी नहीं. इससे ज़्यादा मैं मैनेज भी नहीं कर सकता मैं M2M fluctuations. So since I'm an option buyer, मैंने प्रीपेड ट्रेड ले ली है. मैंने पैसा मेरे अकाउंट से ब्लॉक कर दिया. 3,75,300 मेरे लग गए. And as I told you, एंट्री की प्राइस से 30 पॉइंट इज माई SL. सो 387 पे मेरा SL आता है. मैक्सिमम लॉस अगर ये अभी के अभी पलट जाती है 27,000. ठीक है. अगर ये ट्रेड फेल होती है, आई एम गोइंग टू गिव इट 2 मैक्सिमम रीट्राइज. ठीक है? अगर वो नहीं हुए, ऑफ कोर्स द रीट्राइज आर विद लेसर क्वांटिटी, क्योंकि आपका दिमाग भी रखता है कि यार इस चीज ने ऑलरेडी नुकसान दिया हुआ है. जनरली पीपल हैव अ डिफरेंट आउटलुक. जब वो रिवर्सल ट्रेड में जाते हैं वो डबल ट्रिपल क्वांटिटी में जाते हैं. मैं कम में जाता हूँ. हाँ, ये सब मैंने अपनी गलतियों से सीखा है. ठीक है? अगर मुझे रिवॉर्ड देना होगा ना, at the end of the day, if you are taking a re-entry in a trade where you failed, you are actually just kind of taking a revenge only. तो उसका ऑब्जेक्टिव भी ये होता है कि इसका जो लॉस हुआ है ना, ये कवर हो जाए. जो M2M की शीट में आपको लाल रंग दिख रहा है वो ग्रीन हो जाए या स्टेबल हो जाए. बट आई विल गो, इफ आई एम टेकिंग अ री-एंट्री, ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू रिस्क 27,000 दिस टाइम. नेक्स्ट टाइम अगर ये फेल होती है, आई विल गो विद 300 क्वांटिटी. अगर देना होगा मूव तो दे देगा, नहीं देना होगा तो I already have given away 27,000. Correct. Then I'm just fooling myself, sticking to an idea and, deploying more quantity. It's not going to make sense. I hope I'm not disappointing some hope traders with my rules, and there are so many rules. But these rules will ensure your longevity in the market. Yes. Without rules, the ship will sink. So this is the entry point. Now, I have some targets for the option as well. If I'm not asking people to join something or anything, I have a calculator on my website. You just put in your entry point. Let's say my entry point was 417. So the calculator is going to give you targets and SL. And these are FIBO based. These are FIBO based, but इसको मैंने थोड़ा tweak किया हुआ है ऑप्शंस के लिए. ये उतनी बड़ी बड़ी रेंजेस नहीं देंगे जो एक अंडरलाइन के केस में ये दे देगा. लेकिन ऑप्शंस की अगर आप रेट डालोगे, एंड कई लोग बोलते हैं कि हमने ₹2 का ऑप्शन मिल लिया तो हमारे टारगेट बड़े अजीब आ रहे हैं. डोंट बाय ₹2 का ऑप्शन. ठीक है. Probably this is also accounting for delta. It is purely delta based. So I have my workable targets 437. मैंने यहाँ पे Excel पे ऑलरेडी डाल के रखे हैं so that we don't waste time. ठीक है. So the idea is I am going to offload 2 to 5 quantity on each target, and I'm going to be in the trade till T4
I don't need to be in a trade more than T4 because ये डेल्टा वाइज अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट का होता है. 100 पॉइंट का मतलब आपके अंडरलाइंग में 200 सवा 200 पॉइंट का मूव आ गया. एंड एक ट्रेड में अगर आप 200 सवा 200 पॉइंट कैप्चर कर पा रहे हो, शुड बी मोर देन हैप्पी, राइट. एंड उससे ज्यादा यू आर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम द एटीआर. एक किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एक एटीआर होता है ना, वो कितना मूव देगा एक बार. 200-300 पॉइंट का मूव आएगा, कहीं ना कहीं थमेगा, या तो रुकेगा या रिवर्सल आएगा. जो भी केस आएगा, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, रिवर्सल में या कॉन्ट्रैक्शन में, दोनों केस में यू विल टू लूज. सो दिस इज माय रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. So as and when I'll just guide you through it. जैसे मेरा T1 वो होता है, बुक होता है सिस्टम में, quantity at risk comes to 675. Now I don't have 27,000 की risk, I just have into 30 points. मेरी रिस्क कितनी बची है? ठीक है. एंड ऐसे ये कम होती जाएगी और मैं इसको एक टाइम के बाद बिल्कुल जीरो कर दूंगा. ठीक है. एज एंड व्हेन आई एम क्लोज टू T2, अगर ये प्राइस 448, 454, 450 के पास में आ रही है ना, मैंने SL ओरिजिनली 387 पे डाला हुआ था, आई विल स्ट्रेट अवे ब्रिंग इट टू माय कॉस्ट. ठीक है. तो इससे क्या होगा, इवन इफ देयर इज अ रिवर्सल पोस्ट T2, 4500 और 8000, रफली 12-13 हजार रुपए मेरे बुक्ड है. आई एम एटलीस्ट गोइंग टू ब्रिंग दिस मनी होम, है ना. मैंने ट्रेड ली, अपना दिमाग लगाया, रिस्क ली, अपना कैपिटल एक्सपोज करी. आई शुड हैव सम रिवॉर्ड इन माय हैंड, राइट. पहले मैं क्या करता था कि 417 पे लिए, नहीं मैं तो 550 पे बेचूंगा. हर रोज नहीं मिलेगी आपको वो ट्रेड. बिल्कुल हो सकता है कि आप 417 से 425-30 जाए और वहीं से रिवर्स भी हो जाए, ऐसा भी होता है. लेकिन this is the general expectation and this is the general practice. As soon as I'm close to T2, I'll bring my SL to the cost. तो आप aggressively यहाँ पे ट्रेल करना शुरू कर दोगे. हाँ जी. तो I already have 13,000 in my wallet. अब बचे हुए जो टारगेट्स हैं, ये आए तो बहुत अच्छी बात है. Of course I'll want कि ये आए, और ये नहीं आते तो I don't have a risk. If there is a reversal, if there is a contraction, I'm not worried. To the max, 1-2 पॉइंट का कोई स्लिपेज होगा कॉस्ट एसएल पे निकलने के लिए, दैट इज नेचुरल. इफ यू आर अ ट्रेडर, 1-2 पॉइंट इधर उधर कभी कभी हो जाता है, बट दिस इज व्हाट आई फॉलो एंड प्रैक्टिस. आई हैव सीन मेनी अ टाइम्स T2 हुआ, कॉस्ट एसएल हुआ, ठीक है, नो हार्म डन, 12-13 हजार रुपए बन गए आपके ठीक ठाक. एंड वंस हाफ ऑफ योर क्वांटिटी इज बुक्ड एंड हाफ इज एट जीरो रिस्क, आप एज अ ट्रेडर यू गेट इनटू दैट रिलैक्स जोन. ट्रेडिंग इज अ mental thing. You need to find things and ways or strategies wherein you are in a relaxed state. That is how you'll behave properly. अगर आप पूरे टाइम chaos में रहोगे, नहीं कि 400 का 500 कर दूं, वो कितने दिन करोगे आप. So T3 होगा, T4 होगा, तो this is the result. This trade actually fetched T4. I'll just open the chart. 504 मेरा T4 है. इंटरेस्टिंग. तो द होल आइडिया इज कि आप जैसे जैसे आपके टारगेट्स आ रहे हैं, अपने स्टॉप लॉस को अग्रेसिवली ट्रेल करते रहो, एंड हर लेवल पे कुछ क्वांटिटी ऑफलोड कर दो ताकि आपका रिस्क सक्सेसिवली कम होता है. जी. और लालच बुरी बला है, जैसे जैसे टारगेट्स आ रहे हैं उसको निकालते जाओ, एंड बाय द एंड ऑफ T4 आप पूरी क्वांटिटी खत्म कर दो अपनी. जी. सो अगर मैं इसको एंड में देखूं, कभी कभार ये 1:2 के पास आता है रिस्क रिवॉर्ड, बट एज आई शेयर्ड, पोस्ट T2 आई डोंट हैव एनी रिस्क. सो एंड में आरआर जितना आ रहा है, इट इज जस्ट अ ब्लेसिंग. So this was about it. People can backtest it. I wouldn't recommend going with 900 quantities in a go, but there are many mock trading platforms as well where you can practice. And don't get into options, specifically index options, if you're just learning or beginning. It won't be a very pleasant experience. So इसका बार रिप्ले चला देता हूँ मैं 1x पे, so that we get an idea. अब देखो ये जो भी लेवल्स है ना, अभी जैसे यहाँ पे प्राइस रुकी, तो दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ प्राइस कि कहीं ना कहीं डिमांड मिलेगी, कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा. ओके. एंड
कंपोनेंट्स भी मेरे को देखो बता रहे हैं कि ठीक है अभी आप बेरिश में हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कंपोनेंट्स भी आपको लेफ्ट में जो स्क्रीन है ना इज कॉन्स्टेंटली शोइंग। आप हैवी वेट्स को ट्रैक कर रहे हो, एंड इट इज़ हाँ गुड जी। टू जस्ट हैव अ लुक एट देम कि जो अंडरलाइंग हम्म। है वो भी साथ में मूव कर रहे हैं या नहीं। इस ऐसा टाइम पे तो आई नहीं है। विल शेयर यस। समथिंग। ये जो एचडीएफसी बैंक बुलिश आया था ना, इस टाइम पे मैंने 12 पॉइंट की फिन निफ्टी में स्कैल्प ली थी ओके। लॉन्ग, रिवॉर्डेड इन मिनट्स, क्योंकि एचडीएफसी का उसमें वेटेज अच्छा है। हम्म। तो वो अच्छा रिवॉर्ड करके गई थी। मतलब मैंने इसी कंपोनेंट एनालिसिस से एक ट्रेड और निकाल ली बीच में, ठीक है। जस्ट विद दिस वन स्क्रीन। सो अभी तो ये दिन की भी जो लोअर रेंज थी वो टूट गई थी। And if you can differentiate, there are some red candle and some maroon candles. These maroon candles are volume based, volume breakout bearish candles. So यहाँ पे if मतलब हैवी I'm, हैवी सेलिंग है कंपेयर टू प्रीवियस कैंडल्स। हाँ, volumes are abnormal here. ठीक है? I was done with my trade by this time, and you must have seen this red line. Yeah, this is my own moving average based on certain things. It's called BLR. I've already told you why it is called BLR. So अभी एक चीज देखो बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है इसमें. It was a gap down day, and we saw some price correction as well. RSI gave the green signal. Okay, you can go ahead with a short. It tried to come above 55. It turned its color as well. Blue means bullish, but राइट। now it is not only bullish, it is above 55 as well. I was telling you about that impartial friend which keeps me in check. मेरा माइंडसेट क्या होता, मैं यहाँ से गैप डाउन होके इधर आया हूँ, अभी तो टूटेगा और नहीं टूटेगा. देयर इज अ रीजन यहाँ पे डिमांड मिली है. देयर इज अ रीजन आरएसआई 55 के ऊपर आया. लुक एट द ट्रेंड स्कोर 2.4 आ रहा है. इफ यू कैन सी, सो पता नहीं इसमें कोई दिस ब्लू एरिया मींस कि आपकी आरएसआई 45 टू 55 के बीच है। नहीं, एक सेकंड में बताता हूँ. ये देखिए यहाँ पे ट्रेंड स्कोर दिख रहा है आपको, ये वाली जगह पे. नाउ आई टोल्ड यू 2.2 एंड अबव आई एम बुलिश, एंड आई एम लुकिंग एट अ बेरिश डे विद अ गैप डाउन. अगर मेरे पास मेरे ये इम्पार्शियल फ्रेंड्स नहीं होंगे तो आई विल नॉट बी इन लाइन विद द करंट प्राइस एक्शन. मेरा फिर कॉग्निटिव बायस एक्शन में. बट दीज आर माई रियलिटी चेक्स. अगर मैं एक शॉर्ट में हूँ, आई नीड टू बी वरिड, आई नीड टू बी रियली वरिड बिकॉज देयर इज अ ट्रेंड रिवर्सल. एंड दिस ब्लू इज नथिंग बट इट्स एन इंटरनल कैलकुलेशन. बट ये जो ग्रे का एरिया दिख रहा है ना आपको, दिस इज 55 ऊपर वाला, ओके। एंड नीचे वाला है 45. ठीक है। So blue is bullish for many other reasons, but blue in general means bullish for this indicator. This is my rendition of RSI or how I look at RSI. ओके। And मैंने एक level mark किया हुआ था 0.5 के ऊपर. I think I shared this trade with some people as well. ये वाली 41,658 के ऊपर अगर मेरे को बॉडी की क्लोजिंग मिल गई, not a wick, बॉडी की क्लोजिंग, I'll go long as well. वो T1 T2 T3 वाली ट्रेड. ठीक है। ठीक है, एक सेकंड पॉज कर दिया मैंने इसको. अभी ये वाली जो ब्लू कैंडल बनी है ना, अगर मैं इसको जूम करता हूँ, दिस क्वालिफाइज बिकॉज नाउ इट इज शोइंग कंफर्मेशन. इट इज नॉट जस्ट स्टेट ऑफ कंफ्यूजन. पहले आप देखिए इसको प्रॉब्लम लगी यहाँ पे इसको क्रॉस करने में, यहाँ रिजेक्शन मिला, वापस ट्राई किया, रिजेक्शन मिला, अब ऊपर गई. आई हैव क्लियर कट कंफर्मेशन कि आई कैन गो लॉन्ग. इस कैंडल की क्लोज पे आई वुड हैव गॉन लॉन्ग इन अ 41,600 और 41,700 कॉल फॉर द नेक्स्ट वीक. और उसके टारगेट्स जैसे मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताए थे वैसे मैं कर लेता. तो दिस लाइन एक चीज जिसकी आप और है. बात कर रहे हो, दिस इज अ फिबो लेवल। ये यहाँ दिस इज अ फीबो लेवल जो अपन ने 15 मिनट पे प्लॉट किए थे ना, उसके करेक्ट हिसाब से करेक्ट। मुझे मिला है. एंड इफ आई जूम आउट, दिस इज ऑल्सो द सेम लेवल जहां से एक्चुअल सेलिंग स्टार्ट हुई थी पीछे. राइट राइट। So if this is taken out, that means the bearishness is gone. For me, I was not bearish after 110, 115 because ये जो कलर कोऑर्डिनेटेड है ना, I love blue. ठीक है, and I'm a perma bear. I love to short. I have specifically coded it
टू ब्लू सो दैट मेरी आंख जाए उस पर, क्योंकि आई कीप लुकिंग फॉर शॉर्ट ट्रेड. तो ये मैं अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इन चेक में रखने के लिए रखता हूँ कि नहीं, शॉर्ट नहीं जाना. इफ यू रिमेंबर आवर कॉन्वर्सेशन, आई टोल्ड यू आई एम नॉट गोइंग टू गो शॉर्ट until a certain level. Correct. So I did not go short. In fact, I took this long. थोड़ा सा और मिल गया. Meaning RSI forms a very is at the core of your trading strategy. जो आप system Yes. It keeps you in check. It will never. बहुत ही volatile है market, तो एक अलग चीज है, उसमें तो कोई भी चीज नहीं चलेगी. But generally, 80-90% is going to keep you in check. It will keep you in the right direction. Understood. I think that was a great perspective, Sankalp, into the mindset of a scalper, and a good example taking today's trade. समझ आया कि आपने दिन भर में क्या देखा है स्क्रीन के ऊपर and how you took trades. I'll share one thing. As a trader, the most satisfying trade of the day was not this short, but it was this reversal trade. क्योंकि आप you kind of take it as a token of appreciation or a pat on your back that you are in line with the market price action. You know and you accept that there will be reversals, and when there are reversals you will make use of them. So मुझे personally ये वाली जो trades होती है ना reversal वाली, they give me more satisfaction. Got it. Sankalp, for someone who is doing scalping or coming new into scalping, what would be your most important advice? So for scalping, first of all, if you are in a bad mood or if you are under the weather, don't trade. You need your full mental capabilities. You have to be disciplined. You have to behave like a robot. If the trade is going against you, get rid of it. I've told you, from an options buyer's perspective, if I am not getting the desired results from a trade within half an hour or 1 hour, I'm in the wrong trade. I'm just fooling myself, sitting in that trade, hoping कि अब आएगा, अब move आएगा. So if someone wants to look at scalping or a systematic way to take trades in the index or commodities or stocks, you have to have some entry and exit rules. And these exit rules should revolve around reducing your risk at each step. If you're taking care of the risk, rest आपका system आपकी capital की take care करेगा. I always state that example. आपने वो मूवी देखी है कबीर सिंह? There is a scene wherein उस हीरो की गर्लफ्रेंड को कोई होली के दिन छेड़ देता है, किसने छुआ प्रीति को गाली गलौज करता है. I show them this slide and I ask them, how many of you are possessive for your capital like he is for his girlfriend? बहुत sad चीज है, कई लोग नहीं होते हैं. वो 2 लाख है, 5 लाख है, पूरा डालो. You have to love your capital. If your capital is there, you have 40-50 chances left, to take trades. सब कुछ एक में डाल दिया. If you're not respecting stop losses, we're just fooling ourselves. So for me, anything that one develops or follows, it has to revolve around reducing risk at each step. And of course, you need to be in line with the trend. You need to be realistic. अगर मार्केट बेरिश था, जरूरी नहीं है कि बुलिश नहीं होगा. आज हमने एक लाइव एग्जांपल देखा जिसमें इतनी बेरिशनेस के बाद, गैप डाउन के बाद भी there was a decent long trade. I think Sankalp, it was great talking to you. A very good perspective to scalping, and a lot of takeaways for me. Personally, I don't do scalping that often, but I think कल से शुरू होने वाली है. So thank you very much for sharing so much. Most welcome. It was great. Thank you for having me here. Thank you, Sankalp. Thank you so much. तो दोस्तों, संकल्प ने कुछ बहुत ही अच्छे टेकअवे शेयर करे हैं स्कैल्पिंग के बारे में. अगर आप में से कोई भी स्कैल्पिंग करता है तो आई एम श्योर बहुत सी छोटी छोटी बातें उन्होंने कही हैं जिनको आप अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करके उसे और बेहतर बना सकते हैं. अगले हफ्ते हम फिर लौटेंगे ऐसे ही एक और एक्सपीरियंस ट्रेडर के साथ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ये मार्केट सबका है बॉस. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.